नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सबका आज की क्लास में। मैं हूं आपका हिंदी का शिक्षक और आप सबका स्वागत करता हूं यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम विद्याकुल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संस्कृत दिग्दर्शिका का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, संस्कृत के सारे चैप्टर्स। क्योंकि आपको मैंने बताया था कि आपके 14 नंबर का संस्कृत का पेपर में आता है, आपके 100 नंबर के पेपर में केवल आपको 14 नंबर संस्कृत के दिग्दर्शिका से मिलता है और इसलिए यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक एक नंबर, ठीक है, एक एक नंबर आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए आप सबको बहुत ध्यान से इसे पढ़ना है। एक शब्द है कि क्षणश जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा। आपके संस्कृत से ही है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। 14 नंबर का टॉपिक है, ठीक से पढ़ोगे तो 14 नंबर तुम्हारे 14% जुड़ जाएंगे तुम्हारे पेपर में। तो आज हम पढ़ेंगे जातक कथा, जो दो भागों में विभाजित है, एक उलूक जातक है और नृत्य जातक है। संस्कृत में प्रश्न कैसे सॉल्व किए जाते हैं, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं, जिससे हमारा माइंडसेट एक प्रकार से तैयार हो जाए, इसलिए कि हमें आगे चलकर अपने पाठ्यक्रम को किस प्रकार से पढ़ना है। तो संस्कृत में आपके जो प्रश्न आते हैं, मान लीजिए आपसे गद्य की व्याख्या पूछी जा रही है, तो गद्य की व्याख्या में आपसे संदर्भ पूछा जाएगा और व्याख्या पूछी जाएगी। ठीक है, अब संदर्भ आपका होता है 2 नंबर का, व्याख्या होती है आपके 5 नंबर की, दोनों जोड़ करके 7 नंबर हो जाता है। ठीक है, एक गद्य आता है और एक श्लोक आता है। ठीक है, 7 नंबर का श्लोक और 7 नंबर का गद्य, दोनों मिलाकर 14 नंबर हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम जातक कथा का संदर्भ देख लेते हैं कि संदर्भ आखिर लिखा कैसे जाएगा, संदर्भ को हम लिखेंगे कैसे। ठीक है, तो यह है आपका संदर्भ, इसको बहुत ध्यान से देख लेना है क्योंकि पूरे पाठ का यही होने वाला है। प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अनिवार्य संस्कृत के जातक कथा नामक पाठ से उद्धृत है। किससे उद्धृत है? जातक कथा नामक पाठ से उद्धृत है। जातक कथा, वैसे जातक कथा जो समाज में व्याप्त है वो किस माध्यम में व्याप्त है? कहा जाता है कि भगवान बुद्ध के या महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की जो घटनाएं हैं उन्हें जातक कथा के रूप में संकलित किया गया है। 888 या 999 या कुछ ऐसे ही रचनाएं हैं, मुझे एग्जैक्ट डेटा नहीं पता, बट ऐसा है कुछ। ठीक है, तो जातक कथाओं का संबंध वहां से भी है और जातक कथा ये भी है। यहां पर 2 कथाएं हैं, एक उल्लूक जातक है, एक उल्लू की कहानी है कि कैसे उल्लू और कौवे में दुश्मनी हुई, और एक कहानी है नृत्य जातक की, कैसे मोर के नाचने से उसकी बेइज्जती हुई, और एक हंस ने अपनी बेटी का विवाह, जो कि मोर के साथ होना था, मोर हंस की बेटी ने मोर को पसंद किया था विवाह के लिए, लेकिन फिर उसके इतना ज्यादा नंगा नाच कर देने से, जिसको कहा जाता है नंगा नाच एक मुहावरा बन गया तभी से, उसकी वजह से वो अपने बहन के बेटे से उसका विवाह कर देता है। तो इन दोनों कहानियों को हम ध्यान से समझेंगे, हर एक शब्द का अर्थ आप समझेंगे। सबसे पहले हम उलूक जातक पर बात करेंगे, हर एक शब्द का अर्थ मैं आपको बताऊंगा, साथ ही जैसे मान लो यहां से ये वाक्य शुरू होता है, यहां समाप्त होता है, तो उसी प्रकार मैंने नीचे यहां से इस वाक्य का अर्थ शुरू होता है, यहां समाप्त होता है, हर वाक्य का अर्थ उस वाक्य के नीचे ही लिखा हुआ है। तो इसको आप बहुत आसानी से पढ़ते हुए समझ सकते हैं। करना क्या है, आपको इस क्लास को शेयर कर देना है अपने सभी साथियों के साथ जो कि 12th में है। सबका भला करने का एक जो उद्देश्य है वो हमारा है, तो आपका भी हो तो अच्छा है। और दूसरा, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है। बहुत सारे बच्चे पीडीएफ की बात करते हैं, तो पीडीएफ अवेलेबल तो रहती है, लेकिन आपके पास उतना समय नहीं होता कि आप पीडीएफ को खोजें, आपको मिले, सही पीडीएफ मिले कि नहीं मिले। वैसे आप इसके लिए यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम विद्याकुल का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो किसी भी स्कैनर में डाल करके तुरंत पीडीएफ बन जाएगी, आपके पास रहेगी आपकी अपनी पीडीएफ, तो सोचना नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए हम शुरू करते हैं इस पाठ को और एक एक शब्द का अर्थ समझते हैं। अतीते प्रथम कल्पे, अतीत में, पुराने समय में, प्रथम कल्पे, प्रथम कल्प में, कल्प, कल्प शब्द विदा, देखो हमारे यहां समय को विभाजित करने की प्रणालियां हैं, युग, वर्ष, कल्प, महाकल्प। हम बड़े बड़े, जैसे मान लो 50,000 साल का समय है, तो उसको अब आप एक वर्ष में तो नहीं कह सकते ना, उसको बांटना पड़ेगा, जैसे संख्याओं को हम बांटते हैं। तो कल्प समय का सूचक एक शब्द है, समय जो पृथ्वी पर बिताया गया समय है उसकी सूचना हेतु एक संदर्भ प्रदान करता है कल्प। तो अतीते, अतीत में, प्राचीन काल में, प्रथम कल्पे, जब सृष्टि की शुरुआत हुई थी उसी कल्प में, उसी समय में, जनाह, लोगों ने, एकम अभिरूपम, एकम अभिरूपम शब्द 2 है, एकम अभिरूपम, एक सुंदर, सौभाग्य प्राप्तम,
बहुत सौभाग्यशाली, सर्वकार परिपूर्णम, सभी प्रकार से परिपूर्ण, पुरुषम, पुरुष को राजानम मकुर्वन, राजा बनाया। अब आप कहेंगे सर सर्वकार परिपूर्णम, सभी प्रकार से पूर्ण का क्या अर्थ है? एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाता हूं। एक राजा साहब थे, उनका एक मंत्री था। तो राजा साहब कोई काम गलत हो जाता तो मंत्री कहता कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब क्या हुआ कि एक दिन राजा साहब को चोट लग गई। राजा साहब कहीं शिकार करने गए थे, कहीं धनुष की डोरी ओरी से अंगूठा उनका कट गया। अब राजा साहब ने कहा कि राजा साहब आए, मंत्री से कहा कि भाई देखो मेरा अंगूठा कट गया। अब मंत्री ने अपनी वही बात दोहराई कि जो होता है अच्छे के लिए होता है महाराज। अब राजा साहब को आ गया गुस्सा कि कट गया है मेरा अंगूठा और तुम बता रहे हो जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसको जेल में डालो, उठा के लेके जाओ। लेके गए उसको, भैया जेल में डाल दिए। एक दिन क्या हुआ, राजा को फिर से शिकार खेलने का मन हुआ। राजा फिर से अपने मंत्रियों सैनिकों के साथ और लाव लश्कर के साथ पहुंच गए जंगल में शिकार खेलने। अब शिकार खेलते खेलते एक हिरण का पीछा करते करते वो जंगल में अंदर चले गए। अब जब जंगल में अंदर पहुंचे तो वहां कुछ कबीलाई लोग रहते थे, कुछ शिकारी भील और कोल संप्रदाय के लोग रहते थे। उन्होंने पकड़ लिया राजा को। जो हमारे यहाँ का आदिवासी समूह है वे विभिन्न प्रकार की रीतियों को मानते हैं। उनकी जो कुल देवी थी उनको बलि चढ़ाई जानी थी। अब राजा का यह हुआ कि भैया राजा अपने राज्य में राजा था, जंगल में आदिवासियों के बीच। देखिए इससे यह भी पता चलता है कि हमारे यहाँ का राजा संपूर्ण पृथ्वी का राजा नहीं होता था। ठीक, अब वो उठा ले गए, कहा कि अब इनको तो भैया कुल देवी के बलि में चढ़ाया जाएगा। जिस दिन कुल देवी की बलि होनी थी उस दिन उनको नहलाया धुलाया गया। इधर राज्य में हाहाकार कि राजा साहब कहाँ गायब हो गए। नहलाया धुलाया गया। जब नहलाया धुलाया जा रहा था तो जो नहला धुला रहा था व्यक्ति, वह उसने देखा कि इनका अंगूठा कटा हुआ है। तो जिसका अंग कटा हुआ हो, कोई जिसके पास कोई अंग न हो, उसे हम लोग पूर्ण शरीर का नहीं मानते, उसको सौभाग्यशाली नहीं माना जाता है, उसकी बलि भी नहीं दी जा सकती। सोचिए कि भगवान को अधूरा अन्न समर्पित नहीं किया जा सकता, ऐसी मान्यता थी उस आदिवासी समूह के लोगों में कि कुल देवी को कोई अधूरा अन्न नहीं चढ़ाएंगे हम। और राजा साहब को उनके अंगूठे कटने की वजह से छोड़ दिया गया। अब सोचिए अगर वो अंगूठा होता तो राजा साहब तो उस दिन कट मर जाते। तो जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। जब उनको ये बात पता चली तो भागे भागे भैया घोड़ा उड़ा लेके आए, अपने राज में पहुंचे, कहा मंत्री जी को खोल के लाओ। मंत्री जी लाए गए, मंत्री जी का भैया प्रणाम किया, माफी मांगी। तो इसलिए सर्वकार परिपूर्णम हमारे यहां माना जाता है जो सभी प्रकार से परिपूर्ण हो, शरीर से भी, बुद्धि से भी, हर प्रकार से। ऐसे ही व्यक्ति को राजा बनाया जाना चाहिए, राजा न मकुर्वन। अब ये बात हो रही है प्रथम कल्प की। आप महसूस कर पा रहे होंगे कि देयर वाज अ डेमोक्रेटिक प्रणाली, है कि नहीं? चुनाव हो रहा है ना भाई, लोगों ने राजा बनाया है। राजा ने लोगों को यह नहीं कहा कि मैं राजा हूं। क्या लिखा हुआ है कि जनाह, लोगों ने एकम अभिरूपम सौभाग्य प्राप्तम सर्वकार परिपूर्णम पुरुषम राजानम अकुर्वन, राजा बना दिया। ठीक, चुनाव का हक लोगों के पास था। ऐसे ही हमारे यहाँ लक्षवी जो क्षेत्र था, लक्षवी महाजनपद, वहां भी गणराज्य था वो लक्षवी। और वहां भी ऐसी मान्यता है, ऐसा इतिहास में मिलता है कि वहां भी लोगों द्वारा राजा को चुना जाता था। हाँ, एक अलग बात है कि एलीट क्लास की कुछ सेटअप व्यवस्थाएं होती होंगी जिनके बीच चुना जाता होगा, जनता से वोट नहीं लिया जाता। लेकिन चुनाव के अगर छोटे भी अंश कहीं पर हैं तो वो कल को व्यापक बन सकते हैं ना। चतुष्पदा, चार पैर वालों ने अपि भी सन्निपत्य, इकट्ठा होकर एकम सिंहम, एक सिंह को राजानम कुर्वन, राजा बना दिया। ततः शकुनिगणाः, तब पक्षियों के समूह ने हिमवत प्रदेशे, बर्फ के प्रदेश में, हिमालय प्रदेश में, एकस्मिन पाषाणे, एक पत्थर पर, सन्निपत्य, इकट्ठा होकर क्या किया? विचार किया। क्या विचार किया? मनुष्येषु राजा प्रज्ञायते, मनुष्यों में राजा जाना जाता है। प्रज्ञायते आत्मनेपदी का रूप है। मनुष्यों में राजा जाना जाता है। तथा चतुष्पदेषु च, और चतुष्पदों मतलब चार पैर वालों में भी, चार पैर वालों में भी राजा है और मनुष्यों में भी है। ठीक, अस्माकम पुरंतरे, हमारे पुरंतरे, बीच में राजा न अस्ति, राजा नहीं है, हमारे बीच राजा नहीं है। पुरुषों ने राजा बना लिया, उसे राजा कहा जाता है। सिंह को चार पैर वालों ने राजा बना लिया, हम पक्षी हैं, हमारे बीच राजा नहीं है। और न होने से क्या होता है? अराजको वासो नाम न वर्तते, अराजको वासो,
अराजक, आप शब्द सुनते होंगे कि बड़ा अराजक आदमी है यार। अराजक शब्द यहीं से, अराजक, जहां पर राजा न हो, जहां पर कोई निर्देश देने वाला न हो, जहां पर कोई नियंत्रित करने वाला न हो, उसे अराजक कहा जाता है। शब्द देखो संस्कृत से आया है अराजक। अराजको नाम वासो नाम नवर्तते, मतलब बिना राजा के रहना उचित नहीं है, बिना निर्देशन में रहना, बिना नियम कानून के रहना उचित नहीं है। कोई होना चाहिए जो हमारी भी हमारा भी क्या करे, हमारा भी लीडर बने, हमारे समाज का नेतृत्व करे। ठीक है। एको राजस्थाने स्थापयितव्यः, एक राजस्थाने, राजस्थान राजा का स्थान स्थापयितव्यः, स्थापित करने की आवश्यकता है। एक राजा का स्थान स्थापित करना चाहिए, एक राजा के पद को बनाना चाहिए, उस पर राजा को बिठाना चाहिए। इति उक्तवन्तः, ऐसा कहा। अब देखो इसका वाक्य यहां से जुड़ा हुआ है कि तथा शकुनिगणा हिमवत् प्रदेशे एकस्मिन् पाषाणे सन्निपत्य इति उक्तवन्तः, तब पक्षियों के समूह ने हिमवत प्रदेश में एक बड़े से चट्टान पर इकट्ठा होकर ऐसा कहा। कैसा कहा कि मनुष्येषु राजा प्रज्ञायते, मनुष्य में राजा जाना जाता है, चतुष्पदेषु च, और चार पैरों वालों में भी, अस्माकं पुरंतरे राजा नास्ति, हमारे बीच राजा नहीं है, अराजको वासो नाम न वर्तते, अराजकता में रहना उचित नहीं है। क्यों रह रहे हो भाई? वाई इति उक्तवन्तः, ऐसा कहा। अथ ते परस्परम अवलोकयन्तः एकम उलूकम दृष्ट्वा अयम नो रोचते इत्योचन। ठीक है। अथ ते, तब उन लोगों ने परस्पर अवलोकयन्तः, आपस में एक दूसरे को देखा, एकम उलूकम दृष्ट्वा, अक्त्वा प्रत्यय, देख कर। हम लोग बचपन में संस्कृत पढ़ते थे, मेरे पिताजी बड़ी बड़ी लाइन दे देते थे। वह प्रातः काल उठकर स्नान करके भोजन खाकर किताब लेकर विद्यालय जाता है। अक्त्वा प्रत्यय की संस्कृत सीखनी है अगर आपको, तो एक पुस्तक आती है लघु सिद्धांत कौमुदी, कह रहा हूं बहुत कठिन है। एक पुस्तक आती है, उसका नाम है रचना अनुवाद कौमुदी, प्रारंभिक रचना अनुवाद कौमुदी, रचना अनुवाद कौमुदी, बहुत सुंदर पुस्तक है। अगर आपको संस्कृत सीखनी है तो आप इस पुस्तक को ले सकते हैं। इसका मूल्य 20 से 25 रुपए है, और ये आपको इतनी शक्ति रखती है कि अगर आप ठीक से इसमें बताए गए नियमों का पालन करें तो आप संस्कृत बोलना सीख सकते हैं। ठीक। तो अथ ते परस्परम अवलोकयन्तः, तब उन्होंने आपस में एक दूसरे को देखा, एकम उलूकम दृष्ट्वा, और एक उल्लू को देखकर, अयम नो रोचते, यह हमें पसंद है, इत्योचन, ऐसा कहा। उल्लू कैसे पसंद आ सकता है भाई? ज्यादा ही हो गया ना। खैर, ऐसा कहा उन्होंने। आप लोग क्या करना भैया, स्क्रीनशॉट लेते रहो और सेशन को शेयर करते रहो। आगे बढ़ते हैं। अथैकः शकुनिः सर्वेषां मध्यदासाय ग्रहणार्थं त्यक्त्वा अश्रावयत्। अथैकः, अथ एकः, तब एक, शकुनिः पक्षी ने, सर्वेषां मध्य आदाशाय ग्रहणार्थम, सबके बीच आदेश ग्रहण करने के लिए, सबकी सहमति लेने के लिए, त्रिक्त्वा अश्रावयत, त्रिक्त्वा, तीन तिरपाचा कहा जाता है गांव में, कि 3 बाजी कोनो बात कह दो तो माने परी। तो वैसे पक्षी खड़ा हुआ, कहा कि उल्लू राजा है, उल्लू राजा है, उल्लू राजा है। किसी को रोकना हो तो रोको, नहीं रोक रहे हो तो राजा हो जाएगा। ततः एका काका उत्तिष्ठ उत्थाय, तब एक कौवे ने उठ करके, तिष्ठ तावत, बैठ जाओ तुम, ऐसा कहा। क्यों कहा? अस्य तस्मिन् राज्याभिषेक काले एवं रूपम मुखम क्रुद्धस्य च कीदृशः भविष्यति। कहा कि भैया उल्लू को राजा तो बना दिया तुमने, उल्लू को राजा बना दिया। अस्य तस्मिन् राज्याभिषेक काले एवं रूपम मुखम, इसका जो उल्लू है, राज्याभिषेक हो रहा है इसका, इसको खुश होना चाहिए, और उस समय इसका एवं रूपम मुखम, इसका ऐसा रूप और मुख है। क्रुद्धस्य च कीदृशं भविष्यति, जब क्रोधित होगा तो कैसा होगा? भविष्यति, भू धातु, लंग लकार, एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन। ठीक है। अनेन ही क्रुद्धेन अवलोकिताः वयम तप्त कटाहे, इसके क्रोधित होकर देख लेने मात्र से ही, वयम, हम लोग, तप्त कटाहे, गर्म कड़ाही में, प्रक्षिप्तास्तिला इव
प्रक्षिप्तः तिला इव तत्र तत्रैव। उसमें प्रक्षिप्तः जैसे गर्म कड़ाही में तिल फेंक दिया जाता है और जल जाता है, हम सभी लोग जल जाएंगे। ईदृशो राजा मह्यम न रोचते इति आह। इत्याह शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, इति और आह। आह ईदृशो राजा, ऐसा राजा मह्यम न रोचते, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। तुम जानो तुम्हारा काम जाने, आई डोंट लाइक उल्लू। उल्लू को राजा बना रहे भाई साहब, ये तो वैसा ही होगा पप्पू को प्रधानमंत्री बनाना, ये पॉसिबल ही नहीं है। फिर उसने एक श्लोक कहा, देखो कौवे भी बुद्धिमान होते थे, कौवा श्लोक फेंक के मारा तुरंत। तुम लोग जैसे शायरी फेंक के मारते हो अपने स्टेटस पे, उसने तुरंत श्लोक फेंक के मारा। क्या मारा? कि न मे रोचते भद्रम वह उलूकस्याभिषेचनम। मुझे नहीं पसंद आ रहा है ये, हे भद्र लोगों, हे महान लोगों, ये जो उल्लू है, ये इस अपने अभिषेक के समय ही जब मुझे पसंद नहीं आ रहा है। अक्रुद्धस्य मुखम पश्य कथम क्रुद्धो भविष्यति। अक्रुद्धस्य मुखम पश्य, इसका अक्रोधित मुख, बिना क्रोधित हुआ मुख देखो और सोचो कि जब ये क्रोधित होगा तो कैसा दिखेगा। उल्लू कैसा दिखेगा क्रोधित होकर? उल्लू का चेहरा एक ही जैसा होता है ना हमेशा। स एवं मुक्त्वा, वह ऐसा कह के, मह्यम न रोचते मह्यम रोचते इति विरुवन आकाशे उदपतत, उड़ गया आकाश में। उसने ऐसा कहा, उसके बाद ये कहते हुए कि मुझे नहीं अच्छा लग रहा, मुझे अच्छा लग रहा, जगह छोड़ के भागा। उल्लूको अपि उत्थाय, उल्लूक भी उठकर, अब उल्लू की बेइज्जती हो गई भाई साहब। मान लो कहीं पर 15-20 लोग बैठे हैं, 10 लोग कह रहे हैं बहुत बहुत अच्छा आदमी है भाई, एक आदमी ने कहा गजब चोर आदमी यार, मेरी घड़ी चुरा लिया था। कितनी बेइज्जती होगी ना, मन करेगा गोली निकाले, बंदूक मारे, धाए से उड़ जाए। ऐसा हो जाता है कभी कभी, उल्लू के साथ हो गया। सभी लोग कह रहे थे कि उल्लू अच्छा लग रहा है, कौवा खड़ा होगा, क्या गजब का बेवकूफ आदमी लग रहा है, भोजैटा जैसा मुंह है, गुस्साएगा तो कैसा लगेगा। बुरा लग गया यार, सबको बुरा लग गया। तो सबको बुरा लगा तो सबको नहीं बुरा, सबको बुरा लगने का मतलब डेमोक्रेटिक प्रोसेस था ना, चुनाव हो रहा था, आपको पसंद है अपनी बात आप रख सकते हैं। लेकिन उल्लू को ज्यादा बुरा लगा, क्योंकि उल्लू भाई साहब तो राजा बनने जा रहे थे, एक बात ने उनकी कुर्सी छीन ली खर से नीचे से, धड़ाक से जमीन पे गिरे, दिमाग खराब, तुरंत डंडा उठाया दौड़ा लिया। एनम अन्वधावत, पीछे दौड़ पड़े, धावत दौड़ पड़े। ततारभ्य, तब से शुरू करके, तौ अन्योन्य वैरिणो जातो, वे दोनों परस्पर एक दूसरे के शत्रु हैं। ठीक है, वैरिणो वैरी हैं। शकुनयः पक्षी अपि, पक्षी लोग, जो पक्षी लोग वहां आए थे वे भी, स्वर्ण हंसम राजानम कृत्वा, सोने के हंस को, सोने के रंग जैसे हंस को राजा बनाकर आगमन चले गए। अब भैया मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि जब सोने के हंस वाला, सोने के कलर वाला हंस पहले से वहां था, तो उल्लू को किसने पसंद किया? मतलब ये तो यही हो गया कि भाई मैं भी, मतलब 4-5 लोग अच्छे लोग खड़े हैं, तो एक आदमी जो नहीं अच्छा उसको राजा बना दिया जाए, कि हम अच्छे लोग तो बनेंगे नहीं, क्योंकि तुम भी अच्छे हो मैं भी अच्छा हूँ, तो न तुम मुझे चुनोगे न मैं तुम्हें चुनूंगा, तो खराब को बना देते हैं, दोनों लोग समर्थन कर देंगे। वही वाला उल्लू के साथ हो गया। बाद में कौवे भाई ने काट लिया उल्लू का, और जब काट लिया तो उल्लू भाई गुस्सा के दौड़ा लिया उसको, दौड़ा लिया तो आज तक दुश्मनी है दोस्तों। उल्लू और कौवा की आज भी दुश्मनी है। अब मतलब इस कहानी से ही है कि सारे उल्लू सारे कौवे तो वहां नहीं थे, लेकिन ऐसी कहानियां संदर्भ देती हैं हमें, ऐसी कहानियां प्रतीकात्मक होती हैं, ऐसी कहानियां मनोरंजन के लिए लिखी जाती हैं। ऐसी कहानियां देखो, संस्कृत में बाल कहानियों का जो स्वरूप था वो ऐसा था, आप समझ सकते हो। आज की बाल कहानियां आप देखो, पहले तो वो नन्हे सम्राट, पंचक जैसी किताबें आती थी, अब तो बंद हो गई शायद। हमारे समय हमने खूब पढ़ी है नन्हे सम्राट और पंचक जैसी किताबें, उसमें भी बाल कहानियां आती थी, कार्टून्स आते थे, और तमाम चीजें आती थी। लेकिन ये था कहानी कहने का माध्यम बच्चों के लिए संस्कृत काल में, वो समय जब भारत की तो नहीं कह सकते, लेकिन उत्तर भारत की भाषा संस्कृत थी, लैंग्वा फ्रैंका थी संस्कृत उत्तर भारत के लिए, क्योंकि दक्षिण में तो तमिल तेलुगु जैसी भाषाएं थी। तो ये उलूक जातक हो गया। अब नृत्य जातक पर बात करते हैं, नृत्य जातक वाले हिस्से पर आ जाते हैं। नृत्य जातक में क्या है, यहां भी कहानी वही समय की है। सोने के हंस को राजा बना दिया गया, सोने का हंस राजा बन गया।
अब उसके बेटा हुआ है, अब उसके बेटी हुई है जिसका नाम हंस पोतिका है, उसी की बेटी है, राजा की बेटी है। कहानी वहीं से सेकंड फेज में आती है। जैसे आप लोग फिल्में देखते हो ना, तो लिख देते हैं 50 साल बाद। अब राजा हंस राजा बन गया, उसके 30 साल बाद हम लोग भी करते हैं 30 साल बाद। अब आ जाते हैं कहानी पे 30 साल बाद वाली। अतीते प्रथम कल्पे चतुष्पदाः सिंहम राजानम कुर्वन्। प्रथम कल्प में मैंने आपको बताया था कि 4 पैर वालों ने सिंह को राजा बनाया। मत्स्याः आनंद मत्स्यम, मछलियों ने आनंद मछली को राजा बना दिया। और शकुनयाः सुवर्ण हंसम, पक्षी के समूहों ने सोने के हंस को राजा बना दिया। तस्य पुनः सुवर्ण राजहंसस्य दुहिता, सोने वाले जो सोने के रंग का सुनहला हंस जो था उसकी दुहिता, दुहिता बेटी। ऋग्वैदिक काल में गायों का बड़ा महत्व था। तो अब गायों का महत्व होगा तो गायों से जीवन प्रभावित होगा। तो गायों से ऐसा जीवन प्रभावित हुआ कि बेटी को दुहिता कहा जाने लगा। ठीक है। और बेटी के बेटे को दौहित्र, दौहित्री, गाय से प्रभावित हमारी संस्कृति रही है। आपको बताऊं तो घरों में पहले खिड़कियां बनाई जाती थी, संस्कृत में उसे गवाक्ष कहते हैं। गवाक्ष क्या है? गाय की आंखें। तो पहले जो मिट्टी के घर बनते थे उनमें 4 बार कोण की खिड़की नहीं होती थी, ऐसे ऊपर ऐसे गोल सी खिड़की बना देते थे कि उससे प्रकाश आ रहा है, तो वही गवाक्ष होता था। पहले घरों में उजाले की बहुत व्यवस्था नहीं रखी जाती थी। उसका कारण था क्योंकि पहले यह माना जाता था कि जो कमरे हैं वो केवल सोने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। आज ज्यादातर लोग मतलब दिन भर कमरे में पड़े रहते हैं, उसी पर लैपटॉप लगा लिए। पहले ऐसा नहीं था। पहले दिन का जीवन बाहर था। स्त्रियां आंगन में कार्य करती थी, आंगन में रहती थी, पुरुष खेतों में रहते थे। अब तो खैर पुरुष मतलब वो जो पुरुषों के अंदर एक जिसको पुरुष जिससे जाना जाता है उसे क्या कहते हैं? मैस्कुलाइन। तो मैस्कुलिनिटी अब तो कम हो रही है। अब तो पुरुष भी छपरी बन रहे हैं, लड़की बन के लाल लिपस्टिक लगा के वो स्टोरी बना रहे हैं, रील बना रहे हैं। तो मतलब ये तो पतन है मतलब उस मैस्कुलिनिटी का। अब तो पुरुष नहीं होते, पुराने पुरुष इतने ताकतवर होते थे। संघर्ष व्यक्ति को ताकतवर बनाता है, अब तो शायद कमजोर लोग होते हैं। पता लग रहा है कि 12 साल की उम्र में डायबिटीज हो जा रहा है लोगों को। तो उस समय की बात नहीं है, ये अतीते प्रथम कल्पे की बात है। सुवर्ण राजहंस हंस से दुहिता, स्वर्ण राजहंस की बेटी हंस पोतिका, जो हंस पोतिका जिसका नाम था, अतीव रूपवती आसीत थी, रूपवती सुंदर थी। सह तस्यै वरम दात, और सह वह कौन? स्वर्ण राजहंस ने तस्यै उसको वरम दात वर दिया था। यत कि सा आत्मनिश्चित रुचितम, अपने अनुसार चुन करके, अपने अनुसार पसंदीदा, स्वामिनम मृणुयात, स्वामी को वरेगी, वर्ण करेगी, अपने पसंदीदा पुरुष का वर्ण करेगी। ठीक है। प्राचीन काल के प्रथम युग में पशुओं ने शेर को राजा बनाया, मछलियों ने आनंद मछली को तथा पक्षियों ने सुवर्ण हंस को। इस सुवर्ण हंस की पुत्री हंस पोतिका अति रूपवती थी। हंस ने अपनी पुत्री को वरदान दिया कि वह अपने मन के अनुरूप पति का वर्ण करेगी। हंस राजा तस्यै वरम दत्वा, हंस राज ने उसको वरदान दिया और क्या किया? हिमवती शकुनि संगे सन्निपतत, और हिमवत प्रदेश में, बर्फ के प्रदेश में, हिमालय के प्रदेश में, वहां पर पक्षियों के समूह में सन्निपतत उतरा, मतलब वहां पर इकट्ठा हुए सभी लोग। नाना प्रकाराः मयूर हंस मयूरादयः शकुनिगणाः समागत्य एकस्मिन् महति पाषाण तले सन्निपतन। विभिन्न प्रकार के हंस, मोर और तमाम पक्षियों का समूह एकस्मिन एक महति पाषाणे, बहुत बड़े पत्थर के नीचे सब इकट्ठा हुए। एक बात बहुत जो मैं बताना चाहता हूँ, आजकल आधुनिक लोग कहते हैं ना कि भारत में स्त्रियों को की मर्जी नहीं चलती और उनको अपने अनुसार विवाह नहीं करने दिया जाता। ये सर्कमस्टेंशियल है। हम अतीते प्रथम कल्पे की बात कर रहे हैं। और दोस्त, जब ये जातक कथा लिखी गई थी, ये तो तुम्हारी किताब में है। यूपी बोर्ड तो भी जुमा जुमा हफ्ता भर हुआ बोर्ड बने, 100 साल का भी इतिहास नहीं है यूपी बोर्ड का अभी तो, क्योंकि 100 साल तो आजादी के नहीं हुए। ये उससे बहुत पहले लिखी गई बातें हैं। तो जहां पर पक्षियों में स्वयंवर की बात है, वो अपने पसंदीदा पुरुष से शादी कर सकती है। तुम आज नहीं कर पा रहे हो, तुम अपना जीवन देखो। ठीक है। हंस राजा आत्मना चित्त रुचितम स्वामिकम आगत्य वृणुयात इति दुहितरम आदिदेश। हंस राजा दुहितरम आदिदेश, अपनी बेटी को आदेश दिया। क्या आदेश दिया? कि
आगत्य वृणुयात, आकर के वर्ण करो किसका? आत्मनः चित्त रुचितम स्वामिकम, अपने चित्त को अच्छे लगने वाले स्वामी का, जो तुम्हें अच्छा लगे, जो तुम्हें पसंद हो, जो तुम्हारे मन को भाए, तुम्हारा जो पसंदीदा पुरुष हो उसकी शादी करो। आजकल तो पसंदीदा पुरुष पसंदीदा औरत वाला, तुम्हारी वो पसंदीदा स्त्री और पसंदीदा पुरुष वाला ट्रेंड चल रहा है। तो वैसा है कि तुम अपने पसंदीदा पुरुष को चुनो, आकर के सब लोग आ गए हैं तो आकर के चुनो। उसे वर देकर हंसराज पक्षियों के समूह में हिमालय पर उतरा। विविध प्रकार के हंस मोर आदि पक्षी आकर एक विशाल चट्टान के तल पर एकत्रित हो गए। हंसराज ने अपनी पुत्री को आदेश दिया कि वह आए और अपने मनपसंद पति का वर्ण करे। ठीक है, पसंदीदा पति का वर्ण करे। सा शकुनि संके अवलोकयंती मणिवर्ण ग्रीवम चित्र प्रेक्षणम मयूरम दृष्ट्वा अयम में स्वामी को भवतु इत्यभाषत। सा, उसने, उस लड़की ने, शकुनि संगे, पक्षियों के समूह में, अवलोकयंती, देख करके, मणिवर्ण ग्रीवम, मणि के बहुत सुनहरे करके जो ठीक है, मणिवर्ण ग्रीवम चित्र चित्र प्रेक्षणम मयूरम दृष्ट्वा अयम में स्वामी को भवतु इत्यभाषत। उसने सुनहरे रंग के गर्दन वाले हंस को देखा और कहा कि अयम में स्वामी को भवतु, यह मेरा स्वामी होगा, मैं इससे शादी करूंगी। इत्यभाषत, ऐसा कहा। मयूरः, अब जब शादी की बात हो गई तो मोर भाई ने कहा कि अरे यार, तुमने मुझे पसंद कर लिया, अब देखो मैं भौकाल में आता हूं, चौड़ा होता हूं। वो चौड़े हो गए। मयूर ने कहा, अद्यापि तावन में बलम न पश्यति, अभी तो तुमने मेरी शक्ति देखी ही नहीं। इति अति गर्वेण लज्जां च त्यक्त्वा तावन महतः शकुनि संघस्य मध्ये पक्षौ प्रासार्य नर्तितुम आरब्धवान। नर्तितुम, नाचने के लिए, आरब्धवान, तैयार हो गया। उन्होंने कहा, अभी तुमने मेरी शक्ति कहां देखी, और पंख फैलाया, नाचने लगा पक्षियों के समूह में। अब जब मोर पंख फैलाता है तो उसका पिछवाड़ा बिल्कुल नंगा हो जाता है। अब वो नंगा हो गया आदमी। अति गर्वेण लज्जांच त्यक्त्वा, अपनी लज्जा को छोड़कर, तावन महता शकुनि संघस्य मध्य पक्षौ प्रासार्य, पंख फैलाकर, नर्तितुम आरब्धवान, नाचने के लिए तैयार हो गया। ठीक है, और नृत्य करते करते अप्रत्यक्षन्नो बभूत, वो नंगा हो गया। सुवर्ण राजहंस लज्जता, सुवर्ण राजहंस, भाई बेटी की शादी के लिए आए हैं, भौकाली पुरुष चाहिए था, ताकतवर चाहिए था, नंगा हो गया आदमी। अस्य नैव हि अस्ति न बहाराणाम समुत्थाने लज्जा, नास्मयि गत्रपाय स्वदुहितरम दास्यामि। इसे न तो संकोच है, न पंखों को ऊपर करने में लज्जा, इस निर्लज्ज को अपनी बेटी नहीं दूंगा। इत्य कथत, ऐसा कहा। हंसराज ने तदैव परिषद मध्य, उसी परिषद के बीच में, उसी संघ के बीच में, आत्मनः, अपनी भगिनेयाय, अपनी बहन के, हंस पोतकाय, अपने बहन के बेटे हंस पोतक को, दुहितरम अददात, अपनी बेटी को दे दिया, अर्थात अपनी बेटी का हाथ उसके हाथ में दे दिया। मयूरो हंस पोतिकाम अप्राप्य लज्जता तस्मात् स्थानात् पलायिता। मयूर भाई साहब हंस पोतिकाम अप्राप्य, हंस पोतिका को न प्राप्त करके, लज्जित हो करके, तस्मात् स्थानात् पलायिता, उस स्थान से चले गए, भाग गए, कहां रुकेंगे। हंसराज भी हृष्ट मानसः, प्रसन्न होकर, स्वगृहम, अपने घर को, अगच्छत, चला गया। हंसराज भी भाई, उसके बेटी की शादी हो गई तो खुश होकर अपने घर चला गया। ये आपकी कहानी थी पूरी जातक कथा की। इससे आपका क्या पूछा जाता है, मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया है कि इससे आपकी व्याख्या, संदर्भ सहित व्याख्या पूछी जाएगी। ससंदर्भ व्याख्या, संदर्भ का आपका होगा 2 नंबर, व्याख्या का 5 नंबर। इसमें एक श्लोक भी है, तो एक श्लोक वो तैयार कर लेना। बाकी ज्यादातर श्लोक सुभाषित रत्नानी से आते हैं, सुभाषित रत्नानी से, तो आपको उसके लिए परेशान नहीं होना। सुभाषित रत्नानी हम लोग पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। आपको यह पाठ पढ़ना है, आपको कोई शब्द नहीं समझ में आया कमेंट सेक्शन में लिख देना है, मैं उसका अर्थ आपको बताऊंगा। साथ ही सेशन को अपने सभी साथियों के साथ शेयर कर देना है। जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। हम मिलते रहेंगे हर दिन
आपसे यहीं पर यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम विद्याकुल पर आपकी परीक्षा को एक नया स्तर, एक नई गति देने के लिए, जिससे आप बन सकें उत्तर प्रदेश बोर्ड के टॉपर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।